हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे +1 क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज़ द फ्रिक्शन। ये थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर है फ्रिक्शन। इससे पहले हमने न्यूटन्स के लाज किए थे, तो आज हम करेंगे फ्रिक्शन वाला चैप्टर पूरा। तो फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन इज़ द ओपोजिशन टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। जब एक सरफेस पे दूसरी सरफेस मूव करने की कोशिश करती है, जहाँ पर दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, वहाँ पर जो एक अपोजिंग फोर्स है जो कि मोशन को रोकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन का मेन कोज क्या है? क्रेस्ट ट्रफ बने हुए हैं, ये एक दूसरे में फंसे हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर एक ओपोजिशन क्रिएट होगी जो कि अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। तो रफ सरफेसेस में ये जो क्रेस्ट ट्रफ बनते हैं वो एक दूसरे से फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ती है टू मूव दैट बॉडी। तो फ्रिक्शन जो है वो दो टाइप्स की है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एज वेल एज रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मीनिंग है जब एक बॉडी दूसरी पे स्लाइड करती है। रोलिंग का मतलब जब एक बॉडी दूसरी पे रोल करती है, जैसे यहाँ पर मैंने एक व्हील को रोल करता हुआ दिखाया हुआ है दूसरी सरफेस पे। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ वेरी मच हायर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इसका अमाउंट जो 100 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। मीन्स रोल करना इजी है और स्लाइड करना डिफ़िकल्ट है ड्यू टू द फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आगे हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है? When the body is at rest under the application of applied force on the other body, then the state of friction is called a static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है? हम बॉडी को दूसरी बॉडी पे मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं बट बॉडी मूव नहीं कर रही, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से नहीं मूव कर रही। वहाँ पर जो फ्रिक्शन होगी दो सरफेसेस के बीच, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे यहाँ पर हमने एक बॉक्स रखा है, उस पर हम अप्लाइड फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है विच इज़ द स्टैटिक टिल द बॉडी डज नॉट मूव। देन द काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज इन मोशन ओवर द अदर बॉडी। जब ये बॉक्स मोशन में आ जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्स, तब जो फ्रिक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक लिमिटिंग पॉइंट होगा जहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट होगी, उससे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं हो सकती। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये ग्राफ ये क्या शो करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती है स्टैटिक रीजन में। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स ऑन दी बॉक्स इज 0 होता है। तो जब इसकी लिमिट आ जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद ये रोकना बंद कर देती है फ्रिक्शन। और रोकती तो है बट ये उसको मूव करने से नहीं रोक पाती, और बॉडी मूव करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब बॉडी मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं? तब जो फ्रिक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो इस सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी बॉक्स को, उसके प्रोपोर्शनल होती है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, उसको क्या हम बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू दी, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इज स्लाइटली ग्रेटर दैन दी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो जनरली हम इसको एक ही नाम देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अकेला म्यू ही हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देन नेक्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेसेस। ये जो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में थी, उनका जो एरिया है कॉन्टैक्ट में, उसके इंडिपेंडेंट होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज़ है? जब एक बॉक्स को हम दूसरे सरफेस पे रखा हुआ है और उस पर F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो एट द पॉइंट ऑफ जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी मींस बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगी, तब इसकी वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट है।
तब नॉर्मल डायरेक्शन और इस लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का हम रिजल्टेंट निकालेंगे। वो रिजल्टेंट क्या है? आर एन और आर के बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल डायरेक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर अगर हम tan फाई को कैलकुलेट करें, इस ट्रायंगल में से अगर हम tan फाई को कैलकुलेट करें तो दैट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बेस f अपॉन r। तो f upon r is also equal to the mu, that is the coefficient of static friction. So tan phi is equal to the mu. So tangent of the angle of friction is equal to the coefficient of static limiting friction. तो coefficient of static limiting friction is equal to the tangent of the angle of friction. Next one is the angle of repose. एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम एंगल है इंक्लिनेशन का जिस पे बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देती है। इट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगन्स टू स्लाइड। जब बॉडी उस पे जो बॉडी प्लेस्ड है वो जस्ट बिगन करती है स्लाइड करना, उस हम एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पर एक हमारे पास बॉडी है, उसका वेट W है, W इज़ इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो W के हमने दो कंपोनेंट बनाए, W कोस थीटा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड W साइन थीटा पैरेलल टू दिस सरफेस। तो ये W के दो कंपोनेंट्स हैं। तो जो ये बॉक्स है ये किसकी वजह से स्लाइड कर रहा है? W साइन थीटा की वजह से स्लाइड कर रहा है। हेयर R इज़ द नॉर्मल डायरेक्शन विच इज़ इक्वल टू द W कोस थीटा। तो हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। जब ये बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू की है तब कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू दी W साइन थीटा, मीन्स F इज इक्वल टू दी W साइन थीटा एंड नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू दी W कोस थीटा। इसको सेकंड, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, सेकंड को फर्स्ट से हमने डिवाइड कर दिया। F इज इक्वल टू दी mg साइन थीटा वेयर F इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड R इज़ द नॉर्मल डायरेक्शन। दोनों को डिवाइड किया, mg से mg कैंसल, साइन बाई कोस इज़ द tan थीटा। सो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू दी F अपॉन R इज़ ऑल्सो इक्वल टू दी tan फाई, ये हमने पिछले आर्टिकल में किया था, विच इज़ फर्दर इक्वल टू दी कोफिशिएंट ऑफ दी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। सो tan थीटा इज इक्वल टू दी tan फाई, थीटा इज इक्वल टू दी फाई, दैट मीन्स एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू दी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जर्नी यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम जो वर्क डन करते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी? हमने एक बॉक्स को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आना है अगेंस्ट दी फ्रिक्शन F। तो हमें कैपिटल F फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो इसके इक्वल तो कम से कम लगानी ही पड़ेगी। अगर हमने बॉडी को विदाउट एक्सेलरेशन, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन पैदा किए बगैर उसको एक इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फ्रिक्शन, फोर्स इज इक्वल टू दी फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर बॉडी मूव कर रही है तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन ही यूज़ करनी है हमें। तो म्यू के इंटू आर इंटू एस, आर इज़ द नॉर्मल डायरेक्शन, आर इज़ इक्वल टू दी वेट ऑफ द बॉडी दैट इज़ mg। तो दिस इज़ द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। अगर बॉडी में हमने एक्सेलरेशन लगानी है, लेके आनी है एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ फोर्स, देन आपने यहाँ पर m इंटू ए ऐड कर देना है, जितनी भी एक्सेलरेशन आप बॉडी में लाना चाहते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ द, अगर आपको इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी को अपवर्ड मूव करना है तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो पहले हम निकालते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस हैं। जब एक जो बॉक्स है वो इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ा है तो उस पर हमने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है विद द हेल्प ऑफ द फोर्स F। तो ये है F, स्मॉल f क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, क्योंकि मोशन में है डब्बा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन एंड F, तो दिस F को मिनिमम इसके इक्वल तो रखना ही पड़ेगा, तभी ये बॉक्स ऊपर को जा पाएगा। तो W के दो कंपोनेंट बना ले, W कोस थीटा, थीटा इधर है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये तो आप सिंपली ज्योमेट्री से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने 90 ऐड किया, ये लाइन बनी, और इससे हमने 90 ऐड किया, ये लाइन बनी। अगर इन दोनों में थीटा तो इन दोनों में भी थीटा। जिधर थीटा जोड़ता है उस तरफ हम कोस थीटा लगाते हैं, और जिस तरफ थीटा नहीं होता उसको हम साइन थीटा लगाते हैं, W साइन थीटा।
तो w sin theta, w cos theta are the components of the weight, and here w sin theta and f both opposes the applied force. तो अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट दो फोर्सेस हैं यहाँ पर, w sin theta एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. तो अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू फोर्सेस. तो F इज इक्वल टू द F प्लस w sin theta and mu k r, this is the value of the kinetic friction. Mu k is the coefficient of kinetic friction and r is the normal action plus w sin theta. तो देन हमने क्या किया, पुट कर दी वैल्यू r की, r इज इक्वल टू दी w cos theta. तो हेयर r इज इक्वल टू दी w cos theta. तो यहाँ इस पॉइंट पे हमने वर्टिकली फोर्सेस को बैलेंस किया, देन हमें पता चला r इज इक्वल टू दी w cos theta. तो w की वैल्यू mg, तो ये हमारी होगी फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक विदाउट एक्सेलरेशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन. सो वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इज इक्वल टू दिस वन विदाउट एक्सेलरेशन वाली जो हमने अभी निकाली है, इनटू डिस्प्लेसमेंट s. तो अगर आपने डाउन द प्लेन, ये था वर्क डन, अप द प्लेन. अगर आपने डाउन द प्लेन मूव करना है बॉक्स को, तो डाउन द प्लेन एक तो दो केसेस हैं. अगर आपका ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही बॉक्स नीचे आ जाएगा. एंगल ऑफ रिपोज के बाद तो स्लाइड करना शुरू ही कर देता है, तो अपने आप ही मूव कर जाएगा. बट अगर ये आपका थीटा छोटा है अल्फ़ा से छोटा है, अगर आपका थीटा अल्फ़ा की इक्वल और अल्फ़ा से ज़्यादा है, तो बॉक्स अपने आप मूव करेगा. नो वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू मूव द बॉक्स. बट इफ़ थीटा इज़ लेस दैन अल्फ़ा, if your angle of inclination is less than the angle of repose, then you have to do some work to move the block down the plane. And अब हम इस वर्क को ही कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्टली हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं ऑन द ब्लॉक इन द इंक्लाइंड प्लेन. नाउ वी आर ट्राइंग टू मूव इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. This is the kinetic friction and F is the applied force. Here W is the weight of the block. It has two components, that is the W cos theta and W sin theta. W sin theta plus F should be equal to the force of friction, because this is in upward direction, these two forces are in the downward direction. So W sin theta plus F is equal to the force of friction, and F is equal to the F minus W sin theta. तो here F की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे म्यू के आर. तो फाइनली R इज इक्वल टू दी W cos थीटा, वर्टिकल बैलेंसिंग ऑफ दी नॉर्मल एक्शन एंड वेट का कंपोनेंट. देन यहाँ पर हमारे पास W की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ द mg. सो वर्क डन इज इक्वल टू दी म्यू के mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा इनटू s. दिस इज द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए ब्लॉक फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो वर्क तभी हमें करना पड़ेगा इफ़ द थीटा इज़ लेस दैन दी अल्फ़ा. देन नेक्स्ट केस इज़ द रोलिंग फ्रिक्शन. तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, जब एक बॉडी दूसरी सरफेस पे रोल करती है, तो जनरली हम ये सोचते हैं कि वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रीली रोल कर सकती है. इसीलिए तो हमने व्हील की खोज की थी. व्हील की खोज ही डिस्कवरी इसलिए हुई थी ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र ईजी हो जाए विदाउट मच फ्रिक्शन. But here is some friction. There is also some opposing force during rolling motion. रोलिंग मोशन के दौरान भी फ्रिक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन. ये कैसे, इसका कोज क्या है, डिप्रेशन क्रिएटेड. इस पे व्हील पे कोई वेट होगा जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो पॉइंट कॉन्टैक्ट था व्हील का रोड के साथ, वहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट होगा और ये आगे एक क्रेस्ट क्रिएट हो जाएगा. तो डिप्रेशन क्रिएट होगा. डिप्रेशन क्रिएटेड ड्यू टू वेट ऑफ बॉडी एंड देयर इज़ ए एरिया कॉन्टैक्ट, नॉट पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन दी सरफेसेस. तो एरिया कॉन्टैक्ट बन जाएगा. व्हेन व्हील क्लिम्ब अप करने की कोशिश करेगा, डिप्रेशन को चढ़ने की कोशिश करेगा, द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन व्हील एक्ट्स अलोंग एन ओब्लीक डायरेक्शन. ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये ओब्लीक दिशा में लगेगी. तो इसी के कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होती है, दैट इज़ द रोलिंग फ्रिक्शन. द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द लेवल सरफेस अपोजेस द मोशन एंड इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन. तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स थी उसका ये जो कंपोनेंट है इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन, ऑपोजिट मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा दैट इज़
द रोलिंग फ्रिक्शन, तो वही रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट करेगा यहाँ पर। तो बट इसके कंपोनेंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ वेरी मच less than the sliding friction, approximately 100 times less than the sliding friction. So rolling is very easy as compared to the sliding. कन्वर्जन ऑफ, इसीलिए हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं इन बाय यूजिंग बेरिंग्स। बेरिंग्स हम यूज़ करते हैं, बेरिंग्स में ये बॉल्स और रोलर्स यूज़ करते हैं जो कि एक सरफेस का दूसरी सरफेस पे जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट था उसको रोलिंग में चेंज कर देते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन बाय मीन्स ऑफ ए व्हील्स एंड बेरिंग्स। इट इज़ डन बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड एनर्जी लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन get reduced. Next case is the maximum and minimum force during holding a surface on inclined plane. हमने inclined plane पे एक बॉक्स को होल्ड करके रखना है, तो कितनी मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स चाहिए हमें, मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए और मैक्सिमम फोर्स कितनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम फोर्स की। मिनिमम फोर्स के वक्त हम इस बॉक्स को ऊपर को ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, वर्टिकली इन दी अपवर्ड डायरेक्शन ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, अप द प्लेन ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे। और इस केस में ये जो बॉक्स है वो नीचे को आने की कोशिश करेगा, ट्राई टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अप्लाइड फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसको होल्ड करने के लिए वेट का कंपोनेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट ये बॉक्स मूव किस तरफ करना चाहता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन किस तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इन दोनों का सम इज इक्वल टू दी डब्ल्यू साइन थीटा। तो एफ मिनिमम इज इक्वल टू दी डब्ल्यू साइन थीटा माइनस एफ, दैट इज एफ इज इक्वल टू दी म्यू एस इनटू आर। बॉक्स तो अभी होल्ड किया हुआ है, मूव नहीं कर रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही यूज़ करेंगे। दिस इज़ द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द बॉक्स, बट व्हाट इज़ द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द बॉक्स। मैक्सिमम के केस में हम ट्राई टू मूव इन दी अपवर्ड अप द प्लेन, हम इसको अप द प्लेन लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फोर्स चाहिए एफ मैक्सिमम। तो एफ मैक्सिमम किसके इक्वल होगी, वेट का कंपोनेंट दैट इज़ द डब्ल्यू साइन थीटा एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो सम ऑफ दीज फोर्सेस शुड बी इक्वल टू दी मैक्सिमम फोर्स। एफ मैक्स इज इक्वल टू दी डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ। तो हेयर द बॉक्स इज एट द रेस्ट कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज दिस वन। So to hold the box on the inclined plane, minimum force required is this one, but maximum force when you start it in the upward direction, जब हमने इसको up the plane लेकर जाने की कोशिश की, then we have to apply this force to hold the block. Then ये कॉन्सेप्ट था मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स का। नेक्स्ट टॉपिक इज द इट इज़ ईजी टू पुल दैन पुश। वाई, एक रोलर को या किसी भी बॉडी को पुल करना इजी है देन पुश। इस पे एक आपको ध्यान रखनी है बात, जब हम इसको एंगल पे खींचेंगे और या फिर धक्का लगाएंगे। अगर हम 0 डिग्री एंगल पे इसको खींच रहे हैं और धक्का लगा रहे हैं तो सेम फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, बट इफ़ एंगल पे ऐसा कर रहे हैं तो पुल करना इजी है, पुश करना मुश्किल है। बिकॉज इस केस में, इस वाले केस में ये जो पुलिंग फोर्स है, ये पुलिंग फोर्स इस पुलिंग फोर्स का एक कंपोनेंट होगा, पुल करने वाली फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट विल रिड्यूस द नॉर्मल डायरेक्शन। बिकॉज इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इस पुलिंग फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट एड्स टू द नॉर्मल डायरेक्शन टू बैलेंस द वेट। सो नॉर्मल डायरेक्शन is less in this case because this component helps the normal direction to balance the weight. So normal direction reduces, frictional force reduces. अगर frictional force reduce होगी then to move this block force required is less. But in this case push वाले केस में तो इसका जो component है force का is in the downward direction. It aids in the weight. It adds to the weight. So weight plus component of this is equal to the normal direction. तो इस केस में नॉर्मल डायरेक्शन को W और फोर्स के कंपोनेंट दोनों को ही बैलेंस करना है, तो नॉर्मल डायरेक्शन इज मोर, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर, सो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक. सो इट इज़ ईजी टू पुल देन पुश, बिकॉज in this case pulling force reduces the normal direction, and in this case pushing force
इंक्रीजेज द नॉर्मल डायरेक्शन बिकॉज इन दिस केस पुश फोर्स का कंपोनेंट ऐड हुआ W में, बट इन दिस केस पुल फोर्स का कंपोनेंट माइनस हुआ W में से। सो इस केस में नॉर्मल डायरेक्शन कम है और नॉर्मल डायरेक्शन इस केस में ज़्यादा है। नॉर्मल डायरेक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें कम इसमें ज़्यादा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ज़्यादा है इस केस में तो इस केस में मोशन करवाना मुश्किल होगा, इस केस में मोशन करवाना इजी होगा बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है। नॉर्मल डायरेक्शन कम होने की वजह से नॉर्मल डायरेक्शन बढ़ने की वजह से इस तरफ फोर्स ज़्यादा है। देन नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक आपको खुद पढ़ने हैं एक बार। फ्रिक्शन की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है, ड्यूरिंग हम चलने में हमारे फ्रिक्शन ही हेल्प करती है। अगर व्हीकल के टायर्स में से फ्रिक्शन रिड्यूस कर देंगे तो टायर्स क्या करेंगे, स्लिप करेंगे। ब्रेक लगती है व्हीकल में, फ्रिक्शन की वजह से लगती है। क्लच की मैकेनिज़्म है, फ्रिक्शन की वजह से है। हम बोर्ड पे लिख पा रहे हैं, ये भी फ्रिक्शन की वजह से है। तो फ्रिक्शन की डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। मशीन्स में हीटिंग होती है इतनी ज़्यादा, ये भी फ्रिक्शन की वजह से होती है। वियर एंड टीयर ऑफ मशीन पार्ट्स होता है, इसकी वजह से ही होता है। व्हीकल्स में फ्यूल कंजम्पशन भी फ्रिक्शन को ही ओवरकम करने के लिए होता है। तो ये सारे हीटिंग लॉस जो होता है जनरली वो डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन की, और कई बार हमें फ्रिक्शन की वजह से ही चोट लगती है। देन फ्रिक्शन जब हमारी स्किन रगड़ खा जाती है किसी अदर सरफेस के साथ तो हमें चोट लगती है, स्क्रैच पड़ जाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, बाय लुब्रिकेशन, बाय ग्रीजिंग, तो बाय फिलिंग द एयर गैप, बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग टू रोलिंग फ्रिक्शन। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। ये भी आपको खुद पढ़ने हैं। तो इसके साथ हमारा फ्रिक्शन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।